अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। सियासत नाम है मुमकिनात का। एक ज़ीरक सियासतदान अपनी हिकमत अमली से, अपने तदब्बुर से, बंद रस्तों से भी बहते पानी की मानिंद अपना रास्ता निकाल लेता है। फिर क्या वजह है कि बानी पीटीआई और उनकी सियासत एक बंद गली में पहुंच चुकी है और इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत जो है वो बानी की रिहाई तक महदूद हो चुकी है। क्या कोई रास्ता निकल सकता है? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर सियासी मसलहत मुमकिन है। क्या ऐसा मुमकिन है? इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि सियासतदान जो है वो बंद गली से भी रास्ता निकालने का हुनर जानता है और इस मुल्क में हमने देखा कि माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे सियासत के दरवाजे बंद हुए। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो जिला वतन हुए, लेकिन उसके बाद इसी कौमी धारे की सियासत में उन्होंने हिस्सा लिया। पाबंद सलासल आसिफ जरदारी साहब भी रहे, शहबाज शरीफ साहब भी रहे, लेकिन आज वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो आप समझते हैं कि आगे चल के कोई ना कोई सूरत निकल सकती है? फिर ये सियासत इस वक्त किस तरह की जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि खुद अपने ही रास्ते महदूद किए जा रहे हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ज़ाहिर एक मीडियोकर पॉलिटिक्स जो है वो तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम भी तो सिर्फ जुल्म और जबर के ऊपर ही चलाया जा रहा है। सियासत की कोई गुंजाइश तो है भी नहीं है, बातचीत की कोई गुंजाइश की कोई अपरेंटली कोई इंटरेस्ट नज़र भी नहीं आता। और ये लग रहा है कि एक तासुर ये है कि चूंकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैकिंग पे है, तो अब क्या ज़रूरत है किसी से को बात करने की, टेम्परेचर नीचे लाने की, अवाम की। जिस तरह कामरान टेसोरी साहब ने, जो गवर्नर है सिंध के, उन्होंने तो कह ही दिया कि अगर आपने वोट देनी है तो दे दें, नहीं देते तो कौन सा काउंट हो जानी है। तो देखिए, ये जो माइंडसेट है, इसके साथ फिर क्या जो है वो कोई उम्मीद की जा सकती है कि चीज़ें बेहतर होंगी? क्या कोई उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान में कोई सियासत का धारा जो है वो वापस आएगा, पाकिस्तान के अवाम की भी कोई हैसियत जो है वो मानी जाएगी? फिलहाल तो ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं लेकिन आती। जो आप इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट का हवाला दे रहे हैं वो तो 10 मई के बाद से बनाना कि पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो मजबूत और इस्टेब्लिशमेंट मजबूत तरीन हो गई। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। 2 साल हो गए हैं, बानी जो है वो इस वक्त जेल में है। उससे पहले की भी सियासत में अगर आज ज़रूरत ना भी है, लेकिन उस वक्त तो शायद मुख्तलिफ मौक़े पर ऐसा महसूस ज़रूर हुआ कि ज़रूरत है और PTI को जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाए बहुत से मामलात में, लेकिन उस वक्त भी शायद वो बस मिस हो गई। नहीं, पीटीआई की जो पॉलिटिक्स थी वो तो बहुत ही मीडियोकर थी और अब भी है, क्योंकि खान साहब ने जो टीम सेलेक्ट की इस सारे मामले को हैंडल करने के लिए, वो लोग तो बेचारे शायद अपने घर के मामलात को भी हैंडल नहीं कर सकते थे। तो उनको आपने जो है वो पूरी पार्टी थमा दी और इस सोच के साथ थमा दी कि ये पार्टी जो है वो ऐसे लोगों के पास नहीं होने चाहिए कि जो कोई डील कर लेंगे या वो कोई जो है ये ना हो कि मेरी लीडरशिप को चैलेंज हो जाए। ये इस सोच के साथ एक टीम बनी और वो टीम इतनी नाअहल और इतनी मीडियोकर थी कि वो पूरी पार्टी को ही ले बैठी। अब खान साहब ने जिन लोगों को लगाया है वो तो सच्ची बात है कि किसी काबिल नहीं है और जब भी मौका बना है उन्होंने उसको ज़ाया किया है। सो बट अनफॉर्चुनेटली जब आप ये समझ के लगाएंगे कि ऐसे लोग होने चाहिए कि जो कोई चैलेंज ना बने, कमज़ोर हों, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? फिर वही होगा जो अब हमारे सामने है। और कई मौके बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बने जहां पर फ़ायदा उठाया जा सकता था, लेकिन वो फ़ायदा नहीं उठाया गया और अब आज PTI जो है वो कोई इफेक्टिव चैलेंज देने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन यहाँ ये ज़रूर आप वाज़ेह रखें कि देखिए, अगर इमरान खान को वोट 8 फरवरी को वोट देने वाले 65% या 70% थे, आज वो 75% या 80% है, क्योंकि इमरान खान का वोट बैंक जो है वो बड़ा है। लोग मजलूम के साथ होते हैं, लोग जो जुल्म का शिकार है
हम इंसान एक बना इस तरह है कि जो भी जुल्म का शिकार हो, अवाम उसके साथ होती है, हमारे दिल उसके साथ धड़कते हैं। और आज इमरान खान का जो, अगर आप वोट बैंक की बात करें, मकबूलियत की बात करें, ये बात करें कि अवाम का लीडर कौन है, तो दो राय ही नहीं है कि वो इमरान खान। लेकिन सर देखें, माजी में आपने बड़ी एक मिसाल दी, थोड़ा सा और पीछे देखते हैं तो कहा जाता है कि भुट्टो साहब जो है वो बहुत ज़हीन और अक्लमंद शख्सियत थे, बहुत दाना थे, लेकिन उनके मुशीर उनको तख्तादार तक ले गए। खान साहब के केस में भी इसी तरह की सूरत हाल बनती है। पार्टी क़यादत तो अब चेंज हुई ना जेल में जाने के बाद, उससे पहले की जो क़यादत थी, जो मुशीर थे, जो साथी थे, आप नहीं कहेंगे कि वो वहाँ तक ले आए उनको उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक? बिल्कुल भाई, ये बात होती है कि जब कोई ना हो तो वो डाल दो कि नहीं वो तो मुशीर अच्छे नहीं थे, वो वरना तो बहुत अच्छे थे। कुछ ऐसा नहीं है। मेरी नज़र में जो पीटीआई की पॉलिसी थी, उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें दो बड़ी खामियां थी, कोई और उसमें खामी नहीं थी। पहली बात तो ये थी कि देखिए, पहले तो देखिए सिंपल बात है, आर्मी चीफ फैसला कर लें कि उन्होंने एक्सटेंशन लेनी है और किसी हद तक भी चला जाना है, आप क्या कर सकते हैं? बड़ी लिमिटेड आपके पास चॉइसेस हैं। तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने ये फैसला कर लिया था। उसके बाद जब जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स इमरान खान ने की, और वो सिर्फ इमरान खान ही कर सकते थे, जिसके नतीजे में असम्बलियां तोड़ी, जिसके नतीजे में हम सिस्टम से बाहर आए, वो दलेराना फैसले थे जिन्होंने पीटीआई को वो अरूज दिया जिसके ऊपर वो आज खड़ी है। लेकिन दो जो गलतियां हुई हमसे, वो एक गलती तो ये हुई कि जब हमें ये इमरान खान साहब ने और पार्टी ने ये कहा कि जो लोग भी एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता रखते हैं, ये कर सकते हैं, वो ख़त्म कर दें, और हमने अपने राब्ते एस्टैब्लिशमेंट से ख़त्म कर दिए, जो बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत गलती थी। और उसके बाद दूसरा फैसला ये, जो हमें इलेक्शन मिल रहे थे और हमने इलेक्शन नहीं लिए, सारी हमारी लड़ाई जो थी वो इलेक्शनों के लिए थी। वो इलेक्शन हमें मिल गए और अभी तक मुझे समझ से बाहर है कि वो इलेक्शन हमने क्यों नहीं लिए। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो फैसले थे, जो दिलेराना फैसले आप जिन्हें कह रहे हैं, यकीनन उससे मकबूलियत तो बढ़ी, लेकिन कबूलियत का आंसर जो है वो ख़त्म हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जरदारी साहब से एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आप सियासत मुफाहमत के बादशाह माने जाते हैं, आप क्यों नहीं आगे बढ़ते, आप क्यों नहीं बात करते खान साहब से? तो वो ये कहते हैं वो सियासत करें तो उनसे बात हो, खिलाड़ी से क्या बात की जाए। तो अभी तक वो पॉलिटिकल फोर्सेस से डायलॉग करना, उनके साथ आगे बढ़ना, उस रविश पर आए नहीं है शायद। जरदारी साहब की क्या हैसियत है इस निज़ाम में कि वो बात करें या ना करें? जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ ने बेसिकली जो है, वो तो पाकिस्तान के अवाम की कोई उनसे ताल्लुक ही नहीं है। वो उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी को, जो चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर कहा जाता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी लिबरल, प्रोग्रेसिव और एक चारों सूबों से वफाक को जोड़ने वाली जमात को एक अंदरूनी सिंध की पार्टी बना के रख दिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी को अमली तौर के ऊपर ख़त्म ही कर दिया। तो जरदारी साहब कितने बड़े बादशाह हैं मुफाहमत के या सियासत के, वो तो पीपल्स पार्टी की हालत से ही आपको अंदाज़ा जो है वो हो सकता है। लेकिन जरदारी साहब इस चेस की इस खेल में वो बहुत अहम प्लेयर नहीं है। इसमें सबसे अहम प्लेयर एस्टेब्लिशमेंट ही है, और एस्टेब्लिशमेंट ही फैसला करेगी कि उन्होंने अपनी अगली पॉलिटिक्स जो है वो क्या करनी है। शहबाज शरीफ, जरदारी इस खेल में इस बसात में मोहरों से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते, और मोहरे तो कुर्बान होने के लिए होते। ओके, अब ये बताइए कि आपने 12 टीम की बात की, जो फैसले थे टीम के हवाले से, मौजूदा टीम जो है वो आपकी नज़र में इस तमाम बहरान की ज़िम्मेदार है, लेकिन जो उस वक्त की टीम थी, अगेन मैं ये कहना चाहूँगा, उसमें 9 मई के हवाले से जो लोग बेकसूर ठहरे, उसमें आप भी शामिल हैं और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं, जो ये वाले लोग हैं, इनको पार्टी कबूलनी के ऊपर शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी, कौन बढ़ाएगा? कोई शाह महमूद कुरैशी साहब को ले लें, एजाज चौधरी को ले लें, महमूदुर रशीद साहब को ले लें, यास्मीन राशिद को ले लें, उमर चीमा को ले लें, बाकी लोग जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, जेलों में गए, उनकी पार्टी की डिसीजन मेकिंग में क्या हैसियत है? क्या कभी किसी ने उनसे पूछा भी कि वो क्या समझते हैं, और बाकी और पीटीआई की सियासत से वो मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? तो हकीकत यह है कि पार्टी ने लेट डाउन किया अपने लोगों को जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, और जो लोग पार्टी के लिए खड़े हुए, जिनके पास चांस है। हमें क्या प्रॉब्लम थी, हम भी जाके इलेक्शन लड़ लेते, वजीर बन जाते।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्टी ने लेट डाउन किया और पार्टी अपने लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई, और उसकी वजह से आज पीटीआई के साथ कोई नहीं खड़ा, और सिर्फ वो लोग खड़े हैं जो कि या तो फंडिंग के चक्कर में हैं, जो या फिर बाहर जाके जो वो लेना चाहते हैं, ये सियासी पनाह वगैरह लेना चाहते हैं। सो जो जेन्युइन लोग थे पार्टी के वो कहीं पीछे रह गए, और इस तरह के मफाद परस्त टोला जो है वो आ गया। ओके, असद कैसर साहब, जाहिर है कि उनके एक दो बयान जो है वो बहुत पिछले दिनों उनको स्पेस मिली मीडिया में। उन्होंने कहा कि 2018 का इलेक्शन हमें नहीं लेना चाहिए रहती थी। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा जो है उनको एक्सटेंशन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, और उसके ऊपर उन्होंने कौम से माफ़ी भी मांगी। माफ़ियाँ इन चीज़ों के ऊपर मांगी जा रही हैं, लेकिन जिस बारे में ये कहा जा रहा है कि एक दफ़ा सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर सियासी मसलहत आगे बढ़ सकती है, दरवाजे खुल सकते हैं, उसके ऊपर बात नहीं की जा रही, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसे वो तो असद कैसर साहब ऐसे बात कर दी। 2018 में आपकी पार्टी नहीं, आप समझते हैं कि असद कैसर साहब जो हैं वो आज खुद ऐसा कोई बयान दे सकते हैं जो पार्टी पॉलिटिक्स बिलखुसूस खान साहब की मर्जी और मंशा से ओवर एंड अबव हो? उनका इतना सियासी कद है असद कैसर साहब का? नहीं, आज खुद ही दिया है उन्होंने। खान साहब से तो रब्ता ही नहीं ना, जाहिर है। और जो एक्सटेंशन होती है या आर्मी चीफ जब लेना चाहता है, जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए बड़ा महदूद है, फिर आपका सिविलियन गवर्नमेंट के पास पाकिस्तान में बड़ी महदूद ऑप्शंस हैं, और स्पेशली जब इमरान खान जो आर्मी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको वो इतना नहीं जानते थे, लोगों को उस तरह से नहीं जानते थे। जनरल बाजवा जो थे उन्होंने बहुत हमारे साथ उनका अच्छा ताल्लुक बन गया था, तो वो एक्सटेंशन उन्होंने दे दी। लेकिन इससे मेरा नहीं ख्याल कि ये अब बाद में हर बंदा ऐसे फैशनेबल हो गया है कि जब जो आदमी चला जाए तो फिर उसके पीछे सारे पड़ जाए। बट ठीक है, एक हमारा रिलेशनशिप था, नहीं चला, बाद में खत्म हो गया। ठीक, अच्छा, अब हमें तो बड़ी कंफ्यूजन है कि पार्टी है क्या, पार्टी चला कौन रहा है, पार्टी जो है वो बानी चला रहे हैं या सोशल मीडिया ब्रिगेड चला रही है, या फिर जो बाहर लोग हैं वही एक दूसरे से मुतनफ़र हैं। और ज़ाहिर है कि इसमें अलीमा बीबी जो हैं उनके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, और शेर अफजल मरवत साहब उठा रहे हैं, खुद उनके ऊपर बहुत, अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। तो ये है कौन, चला कौन रहा है इस वक्त पार्टी? फवाद चौधरी साहब किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त पार्टी को? देखिए इमरान, जब नाकामी होती है ना तो हर आदमी ही दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करता है, और जाहिर है कि वो समझते हैं कि जो वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैज मैनी फादर्स एंड फेलियर इज ऑर्फन। सो बुनियादी तौर के ऊपर तो चूंकि नाकामी हुई है, अली अमीन गंडापुर को, पीटीआई को केपी में वोट मिला हुआ है कि आप इमरान खान को रिलीज कराएंगे, वो हुकूमत वहां पे रिलीज नहीं करा पा रही। पीटीआई के जो लोग वहां पे सेनेट में या एमएनए बैठे हुए हैं, वो जाहिर है कि लोग उनसे पूछते हैं कि आप इमरान खान के नाम के ऊपर आप पहुंच गए, अदरवाइज तो आप काउंसलर भी नहीं बन सकते थे, तो आपने इमरान खान की रिहाई के लिए क्या किया? उनके पास कोई जवाब नहीं है। सो इसकी वजह से एक डिसइल्यूजनमेंट है, उनको समझ नहीं आ रही करना क्या है क्या नहीं करना। पॉलिटिक्स में जाहिर है कि खान साहब ने जिन लोगों को जिम्मे लगाई स्ट्रेटजी बनाना, उनकी बड़ी पॉलिटिक्स में 10 महीने 12 महीने 14 महीने है, वो लोगों तो नहीं, तो ये तो फिर खान साहब की गलत चॉइस हुई ना सर? 100%। तो खान साहब ने पहली दफा तो ये नहीं किया, पहले भी उन्होंने बुजदार को लगा दिया था और पंजाब में हमें शदीद नुकसान हुआ। और खान साहब ने, जाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि खान साहब ने गलतियां नहीं की। नहीं, तो आपने कभी इसके ऊपर आपने उनको बताया, आपने समझाने की कोशिश की बुजदार साहब के उस पर? क्योंकि उस पर तो उसी वक्त इतनी पार्टी के अंदर से भी बड़ी आवाजें उठती थी। नहीं, वो तो बहुत कोशिश की, पूरी पार्टी एक तरफ थी, वो तो बस खान साहब का अकेला ही एक था। लेकिन वो एक प्रॉब्लम होती है, मैं खान साहब को भी ये नहीं कहता कि सारा उनका है, इसमें इशू ये है कि वो सिस्टम हमारा ऐसा है कि इसमें जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, या ये टू बी फेयर विद, ये सिर्फ उस पार्टी ने हिम्मत की है कि अपनी फैमिली के बाहर उन्होंने चीफ मिनिस्टर लगाया है और उसको भी जाती मुलाजम बना के उन्होंने रखा है। अदरवाइज प्रॉब्लम ये होती है कि बाहर का बंदा लगाते नहीं है, और वो होता है कि वो अगर आउटशाइन ही कर दे फिर आप क्या करेंगे, तो इसलिए वो आमतौर पे सिस्टम में जगह नहीं होती कि कोई बेहतर आदमी हो। ठीक, इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर हैं, आप जाहिर है कि वो सताब से बाहर हैं, परवेज इलाही साहब बाहर हैं, लेकिन मसला ये है कि कड़ी अग्नि परीक्षा देनी होगी आप सबको पार्टी से वफादारी के हवाले से, क्योंकि पार्टी आपको कबूल नहीं कर रही है।
पार्टी तो इमरान खान है ना जी। इमरान खान ने जब शाह में, मेरे ख्याल में तो आइडियल सिल्वर लाइनिंग यही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बरी होते हैं, वो बाहर आते हैं, तो फिर एक सिल्वर लाइनिंग यही है कि इमरान खान की रिलीज में वो अपना कोई किरदार जो है वो अदा कर सके। ठीक, लेकिन एक बात और भी यहाँ पे ज़रूरी है कि खान साहब से जब कभी भी मुज़ाकरात होंगे, एक तो आप कह रहे हैं कि जनाब उन्हीं से हों, फिर दूसरा ये कि उनका गारंटियर कौन बनेगा। ज़ाहिर है कि एक पूरी शख्सियत है और उसके पीछे गारंटियर बनने के लिए शायद कोई तैयार नहीं। ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो किस हवाले से अपनी अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं, वो किस तरह की गारंटी देने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या मामला है? मैंने सुना नहीं वो क्या कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि वो गारंटी देने के लिए तैयार हैं अगर खान से बात की जाए तो फिर जुबैर साहब को पता होगा, मुझे पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की। ठीक, तो आगे चल के आपको किस तरह से लग रहा है मामला? तो आप ज़ाहिर के 10 मई के बाद हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि हुकूमत मजबूत और इस्टेब्लिशमेंट मजबूत तरीन, तो ऐसे में कोई स्पेस अब नज़र आ रही है मां सिवाय सिर्फ अगर आप वोट बैंक के हवाले से बात करें, क्योंकि सिस्टम इस वक्त एक चल रहा है और सिस्टम को कोई इन जनरल थ्रेट नहीं है। थ्रेट तो आप यही कह रहे हैं ना कि जी आप जो है वो लोग निकलें और एक फसाद बर्पा हो, उसके अलावा कोई थ्रेट नहीं है, जो जाहिर है कि मेरी नज़र में मुनासिब नहीं। मेरी नज़र में तो इस वक्त हुकूमत जितनी मजबूत है, हुक्मरान जितने मजबूत हैं, यही वो वक्त है कि उन्हें टेम्परेचर नीचे लाने चाहिए। पाकिस्तान को जिस किस्म की आलमी हमायत इस वक्त मिली हुई है उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान कैन डू वंडर्स एट द मोमेंट। इस वक्त अमेरिका की सपोर्ट है, सऊदी अरेबिया की सपोर्ट है, चाइना, ईरान, बहुत पाकिस्तान जो है उसको एक अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि वो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर है इस वक्त। तो इस वक्त तो हमें अपने डोमेस्टिक इश्यूज को रिजॉल्व करके पाकिस्तान को बहुत ताकतवर मुल्क बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। ऐसे में आखिर में जाते जाते मैं जानना चाहूंगा कि 14 अगस्त वाले दिन पार्टी ने एहतजाज रखा, क्या ये किसी सूरत ज़ेब देता था? पर्सनली आप किस तरह से देख रहे हैं? 14 अगस्त का एक दिन बचपन से हम अपने उसमें इस दिन की अहमियत, इफादियत और मिल्लत का दिन है, इस दिन को मंसूब किया पार्टी ने एहतजाज के हवाले से। फिलहाल तो चाहे 14 अगस्त हो, चाहे कोई और अगस्त हो, या जनवरी हो या फरवरी हो, एहतजाज जो है वो करने की सलाहियत ही नहीं है तहरीक इंसाफ में, और ना ही उन्हें करना चाहिए। ना ही कोई तहरीक इस तरह इमेच्योर चलानी चाहिए, सवाए अपने लोगों को अजाब में डालने के, उनको गिरफ्तारियां करवाने के, उनको तशद्दुद के सामने जो है वो करने में। ना आप अपने वर्कर को बचा सकते हैं, ना आप जो है कोई अपना कोई आप समझें कि उसका कोई हौसला दे सकते हैं, उसकी नाकामी से मजीद आप कमज़ोर होते हैं। सो एहतजाज जो होता है उसके लिए पूरी प्लानिंग चाहिए, उसके पूरा एक उससे पहले जो 50 काम करने हैं वो भी होने चाहिए। सो अभी तो पीटीआई किसी पोजीशन में ही नहीं है एहतजाज की। और सर पार्टी तो छोड़ें, लेकिन मैं आपको कोई 20 साल से जानता हूं, आज से पहले मैंने आपके टोन में इतनी मायूसी नहीं देखी। इतनी मायूसी क्यों? ये जो सामने हो रहा है जी, इसके साथ मायूसी है ना, फिर और क्या करें आप। जाहिर है कि अभी फिलहाल तो कनपट्टी से बंदूक उतरेगी, फिर सियासत जो है वो शुरू हो सकेगी, और कनपट्टी से बंदूक उतारने के लिए पीटीआई की कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही, जिससे जो पॉलिटिकल वर्कर है, लीडर्स हैं, वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं। मैं तो देखता हूँ वर्कर्स को, जो हशर हो गया बेचारों का, जो इस तरीके से जो ख़वातीन के साथ हो रहा है, बड़ी ज़ाहिर है मायूसी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, और ज़ाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिकग्निशन है और इस वक्त पाकिस्तान को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये सियासी मामलात सारे सियासी अवामिल से, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ ही तय होने हैं, और फिर ही कोई रास्ता आगे के लिए निकल सकता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और मौजू आपके साथ शेयर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। Donald Trump has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ का तो प्रमोशन हो गया, उसको तो ट्रंप ने भी इनवाइट कर दिया। हिज स्टेचर और स्टेचर ऑफ द मिलिट्री हैज बिकम लार्जर देयर। जैसे हमारा उस टाइम टीवी का नैरेटिव था, आग लगा दो, जला दो, पानी बंद कर दो, भाई इससे सोल्यूशन नहीं। यू आर मेकिंग पीपल मोर हार्ड लाइन, देन
the glue sticks around the Pakistan army. Only thing that sticks that nation together is the army. आपने तो उनको मौका दे दिया आर्मी के साथ रैली करने का. We have to isolate the military from its people. जी, तो आपने सुना, ये थे मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर, जो कि मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बोल पड़े। उन्होंने कहा कि जंग में फील्ड मार्शल कामयाब हुए। साथ ही ये भी कहा कि हमारे मीडिया ने बेशर्मी से झूठ बोला। इसके साथ साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिकमत अमली पर भी बहुत शदीद तनकीद की और साथ कहा कि जंग के बाद अवाम में फील्ड मार्शल की मकबूलियत काफ़ी बढ़ गई है। इस तमाम मामले के ऊपर मैं बात करूंगा। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हिंदुस्तान में इस वक्त एक समझदार तबका जो है और इंटेलेक्चुअल जो है वो खुलकर हकीकत बता रहा है इस वक्त भारतीय आवाम को, लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार अभी भी अपने उसी डगर के ऊपर है, वो आवाम को मुसलसल बेवकूफ़ बना रही है। अज़ाइम क्या हैं इस वक्त बीजेपी के? बीजेपी के अज़ाइम तो वही हैं जो पहले थे कि आप एक कम्युनल जो हेट्रेड है उसका बयानिया बनाए रखें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हज़यानकारी करते रहें और ये तवक्को करें कि जो इलेक्शन में नताइज मतलूबा उनको हैं वो हासिल होंगे। तो उनका तो मतमा नज़र और उनकी मंशा बड़ी क्लियर है। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी से अभी तक कोई रूगरानी नहीं की, बावजूद इस चीज़ के कि सेनर वॉइसेस भारत के अंदर से भी उठ रही हैं और इनिशियल जो फ्लश ऑफ एक्साइटमेंट या उसको आप कह लें पेट्रियाटिक और कंप्लीट स्वे था गोदी मोडिया का, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ आवाज़ें हैं जो अभी क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। क्योंकि ये देखिए, इंडो पाक की जो कॉन्फ्लिक्ट इक्वेशन है, इसमें जो जिसको शिकस्त होती है या तासर मिलता है शिकस्त का, तो उसका जो सियासी मुस्तकबिल है वो भी तारीक हो जाता है। ये हमारी तारीख बताती है कि जिसको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद उस हुकूमत को, उस सियासी कायद को मंजर आम से हटना पड़ा, क्योंकि ये नफ़रत की एक अंदर से इतना सैलाब होता है। और जो 70-78 साल पुराना ये दोनों ममालिक का बयानिया है, इसमें कोई स्पेस नहीं है पार्शल विक्टर्स की या ऑल्सो रैन की या रनर अप की। तो जो इस मरतबा क्लियरली जो भारत है उसको, इसको चाहे आप एक जंग कहें, स्कर्मिश कहें, इसको स्टैंड ऑफ कहें, मगर बाहर तो और ये जंग थी जिसमें अच्छा हुआ कि 4 दिन के बाद जो अमेरिकी सदर की कोशिशों से इसको सीज फायर हुआ, जंग बंदी हुई। लेकिन वली साहब बात यहाँ पर यह है कि आपने बिल्कुल उसका किया। एक हम नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं, बीजेपी को कह सकते हैं, भारतीय सरकार को कह सकते हैं, लेकिन ये जो इंडियन एयर चीफ पिछले दिनों आए और 3 माह बाद आके उन्होंने इंकशाफ किया कि जनाब हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिरा दिए, ये कितना बेवकूफ़ अब इंडियन फोर्सेस जो हैं वो समझ नहीं है। फिर दूसरा, उनके इस एक्ट से एक तरफ नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है उसके खिलाफ तो है आवाम, जो आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन वहाँ की फोर्सेस के खिलाफ भी बदजन फिर हो रहे हैं, वो एलिमेंट भी आ रहा है। तो इतना बड़ा रिस्क ले सकती है किसी भी मुल्क की फोर्स? देखिए, उनकी ये एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्ट्रेरियन आवाज़ें हैं वो उठ रही हैं कांग्रेस की जानिब से भी, और ये जो दिफाई तज्जियाकार हैं उनके अपने पुराने वेटरन हैं, अब वो ये आवाज़ें उठा रहे हैं। तो क्वेश्चन हो रहे हैं उनसे, ये जो एयर चीफ आके ये क्या, ये मेरे ख्याल है ही वाज अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस, उसको बहुत फोर्स करके ये कहलवाया गया है। और ऐसा लग रहा था कि वो जिस तरह प्रोवर्बियल 12 बज गए थे उन साहिब के, तो उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसपे वो खुद भी मेरे ख्याल है बाद में वो उनको ये मजाका खेज ही लगी होगी। और कोई टेकर कोई नहीं है। उसके बाद उनके अपने जो आर्मी के डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह, उनकी स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है कि उन्होंने एक किस्म का शिकस्त का एतराफ़ किया, ये कहते हुए कि पाकिस्तान के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो रियल टाइम चाइना से आ रही थी, इसलिए हमें जो है बड़ी वो हमें नाकामी हुई और सुबकी का सामना करना पड़ा। वो उनकी स्टेटमेंट से साफ जाहिर है। तो अब ये उसके बाद जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उन्होंने भी एक बड़ा गोलमोल सा बयान दिया और तैयारा गिरने का एतराफ़ किया, तादाद नहीं बताई।
एयरफोर्स की जो आपको मालूम है कि जब हमारे बड़े प्रिसाइज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दौरान जंग, तो भारत की तरफ से भी उनके एयरफोर्स के आए थे ऑफिसर्स, और उन्होंने जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हम हालत जंग में हैं और हम किसी किस्म की स्टेटमेंट लॉसेस पे नहीं दे सकते, और जंग में लॉसेस होते हैं। ये एक एतराफ़ था कि उनके नुकसानात हुए, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब वो जितना बेवकूफ़ बना लें, जितनी वो इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश करें, तो उससे हकीकत तो ज़ाहिर है कि हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर राशिद वली, रिटायर्ड दिफाई तज्जियाकार, और मौजू भी मैं चाहूँगा कि उनसे उसके ऊपर हम बात करें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक की कॉल है। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, और ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्जियाकार। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। सर, अलास्का में कल जो मुलाकात हुई सदर ट्रंप और पुतिन की, वो इनकन्क्लूसिव रही, बेनतीजा रही, और फिर कहा यह जा रहा था कि इसका नज़ला जो है वो इंडिया के ऊपर गिरेगा। और हमने आज देखा कि जनाब जो मुज़ाकरात होने वाले थे इस टैरिफ के ऊपर, वो मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए हैं। अमरीकी वफ़द जो है अब उसके लिए नहीं आ रहा। क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं इस मोड़ की? क्योंकि ज़ाहिर है कि 50% अगर उनके ऊपर लगता है टैरिफ बढ़ाया जाता है तो बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाएगा इंडिया। जी हाँ, ये जो अलास्का समिट है इसके खातिर खा नतायज बरामद नहीं हुए, और उसका जो नज़ला है वो भारत पे गिरेगा। भारतीय जो क़यादत है उसके लिए लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि अगर 50% ये टैरिफ कंटिन्यू करता है तो उनको काफ़ी नुकसान होगा ट्रेड की मद में। मगर अभी एक उनकी उम्मीद है कि वो जब साइड लाइन्स पे मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो रही है तो वो उससे कुछ ट्रेड कंसेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मगर देखिए, क्योंकि वो 30-35% जो अपना ऑयल है ज़रूरियात का, वो रूस से ले रहे हैं, और रूस के लिए एक लाइफ लाइन है इकोनॉमिक, क्योंकि 30% जो ऑयल भारत ले रहा है वो ज़ाहिर है उसके रेवेन्यू में जा रहा है। तो वो नहीं, तो फिर टारगेट तो असल रूस हुआ ना, भारत वाया भारत जो है असल टारगेट रशिया ही है। जी बिल्कुल, तो वो ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त तो हालात भारत के लिए खासे मुश्किल हैं, मगर अगर उनमें कल कोई डील हो जाती है रूस और अमेरिका के माबैन, और यूक्रेन का कोई खातिर खा हल निकल आता है, तो फिर हो सकता है कुछ नरमी हो जाए भारत पे, और जो 50 के बजाय 25 भी हो सकता है। बट अभी फिलहाल तो उनके लिए हालात खासे मखदूश हैं। नहीं, लेकिन आप डील किस तरह की देख रहे हैं? क्या कुछ मुमकिन है? क्योंकि जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, यूरोपीय यूनियन है यहाँ पे, और आपके यूक्रेन है, और फिर हमेशा से ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं कि फौरी जंगबंदी हो, सीज फायर हो, और उनका नोबेल प्राइज़ जो है वो पक्का हो जाए। लेकिन रशिया जो है वो लॉन्ग टर्म और हमेशा मुकम्मल खात्मे, जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए किसी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ना चाह रहा है। तो फौरी तौर पर शायद इसका कोई सोल्यूशन उस तरह का ना निकले। देखिए, ट्रंप का तो बड़ा क्लियर है। कल भी उन्होंने एक बयान दिया है कि मैंने 6 माह में 6 जंगें रुकवाई हैं, तो वो ज़ाहिर है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ख़्वाहां है। मगर वो ये भी देख रहे हैं कि रूस जो उनका झुकाव था रूस की जानिब शुरू से, ख़ास तौर पे पुतिन के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, और अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं बसात भर के किसी तरीके से कोई ऐसा काबिल कबूल हल हो जाए जो यूक्रेन को और रूस दोनों को काबिल कबूल हो, यूरोपियन यूनियन को भी, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब उसके क्या नताइज बरामद होते हैं, क्या वो रूस की शराइत पे होंगे जिसके मुताबिक वो लुहांस्क और डोनेट्स्क का इलाका अपने पास रखना चाहता है, और ज़पोरिज़िया और नीचे जो उसका खरसन का रीजन है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। डिपेंड करता है यूरोपियन यूनियन कैसे इसको देखता है, ज़ेलेंस्की और उसके जो लीडरशिप है वो कैसे इस चीज़ को कितना गिव अवे करते हैं। मगर अल्टीमेटली इसका हल तो निकलना है। ये इंडेफिनेट अगर आगे जाएगा तो फिर तो ये हालात इसी तरह रहेंगे। मगर एक और एलिमेंट है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिससे ट्रंप भी नंबरदाज़मा है। ट्रंप एक मैवरिक सदर है, और वो ये इस वक्त मुख्तलिफ लॉबीज़ को उसको सरकमवेंट करके वो अपनी डिसीजन मेकिंग करता है। मगर अगर वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है तो उसकी ख्वाहिश तो ये होगी कि जंग चलती रहे, हथियार बिकते रहें और हमारा कारोबार चलता रहे। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं
ठीक है, यानी ये तो पूरे इस मामले के बेनिफिशियरी है ना सर। लेकिन वो जो बात की जा रही थी नोबेल पीस प्राइज लेने की चाहत, उसमें हमने देखा कि जनाब ये आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, पाक भारत जंग और ज़ाहिर है कि उसके बाद सीज फायर, और कंबोडिया और थाईलैंड का। लेकिन जो असल मुहर्रिक था वो था पैलेस्टाइन और इजराइल का। वहाँ पर आप कितनी बड़ी नाकामी इसे कहेंगे, ये क्या कहेंगे कि नेतन्याहू जो है वो ट्रंप के काबू में नहीं है, या वो जो लॉबी है वो ओवर एंड अबव जा रही है इस वक्त? देखिए, अमेरिका में एआई पैक जो है, जूश लॉबी बड़ी मजबूत है, और अमेरिकी क़यादत और अमेरिकी पॉलिसी साज इदारे, इस्टेब्लिशमेंट, वो सारे उसके कंट्रोल में है। तो बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त इजराइल जो है वो अमेरिका पे हावी है। इस वजह से गाज़ा का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया और मज़ीद हालात दगरगुं होते जा रहे हैं। अब तो वो कंसंट्रेशन कैंप जैसे हालात की तरफ धकेल रहे हैं उनको। मिलिट्री ऑक्यूपेशन गाज़ा की बात हो रही है इजराइल की जानिब से। तो हालात काफ़ी नामुवाफिक हैं इस वक्त फ़लस्तीनियों के लिए भी, और अरब ममालिक भी अपना कोई ऐसा किरदार अदा नहीं कर दे बदकिस्मती से जो उनको करना चाहिए था, कुछ प्रेशर एग्जर्ट करते। और इस वजह से वो हल तलब है अभी मामला, और उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई अमेरिका को, ये हकीकत है। ठीक, लेकिन आखिर में सर नेतन्याहू वो और कदम आगे बढ़ गया, और जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा, और ज़ाहिर है कि वो कह रहे हैं कि मैं अटैच हूँ रूहानी तौर पर इस कॉज के लिए अटैच हूँ, तो वो तो और फिर मामला आगे खुद अरब वर्ल्ड जो है उनके लिए बहुत एक कॉज ऑफ कंसर्न है। ऑब्वियसली वो कॉज ऑफ कंसर्न है। इजराइल हमेशा ये चाहता है कि उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं उनके हिस्से बखरे हों। सीरिया को उसने एक किस्म का बैल्कनाइज किया, इराक को कर चुका है, ईरान थोड़ा सा भी काउंटर हो चुका है, और जो लेबनान है उसमें हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है। आगे बढ़ना चाहता है इजराइल। क्या वो ऑक्यूपेशन की हद तक टेरिटोरियल जो एक्सपेंशन है, जो रिवर टू रिवर उनका ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है, वो शर्मिंदा ताबीर होगा? ये डायरेक्ट थ्रेट है। यूएई को भी, सऊदी अरेबिया, ये सबको मिलकर आप सोचना होगा कि अगर उन पे जिस तरीके का अमेरिकी प्रेशर पड़ रहा है अब्राहम अकॉर्ड करने के हवाले से, तो वो अब्राहम अकॉर्ड तो कुजा एक ताल्लुकात बेहतर करने से पहले फ़लस्तीन का कोई काबिल कबूल हल निकालें, और इसमें तमाम मुस्लिम ममालिक जो अब्राहम अकॉर्ड का फिर इन ट्रू सेंस एक ग्लोबल पीस लीडर जो है वो एक किरदार उनका हो पाएगा, दुनिया रिकग्नाइज कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।